नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल जेआईटी इंडिया में। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले हमने अपने चैनल के पेज पर पूछा था कि दोस्तों जो हम प्रतिदिन चैनल के पेज पर पूछे जाने वाले सवालों का सही उत्तर का वीडियो हर 10 दिन में बनना चाहिए कि नहीं। और हमने शर्त रखी थी, अगर 100 से ज़्यादा वोट पड़े और हाँ का प्रतिशत जो होगा 80%, यानी कि 80% लोग कहेंगे यस बनाना चाहिए, तो मैं जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, आपसे जो वादा किया था उसका निभाने का टाइम आ गया है, क्योंकि 159 वोट्स पड़े हैं, जिसमें से 96% लोगों ने, यानी कि बहुत मांग है कि वीडियो बनाया जाए जो सवाल हमारे पेज पर पूछे जाते हैं वह सही है या गलत है, या जिन्होंने भी वोट करके उसको आंसर किया है तो वो क्या अपनी जगह पे सही है या गलत है। तो ऐसा बनना भी चाहिए। मैं पहले से विचार कर रहा था, फिर भी मैंने आप लोगों की राय जानने की कोशिश की, जिसमें आप लोगों का राय जो है पॉजिटिव आया और 96% लोगों ने कहा कि वीडियो बनना चाहिए और 4% लोगों ने कहा कि वीडियो नहीं बनाना चाहिए। तो इन 4% लोगों के साथ नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है दे पर्सन्स आर ज्ञानी, उनके पास ज्ञान का भंडार है, परंतु मेरे पास जो ज्ञान है मैं आप लोगों के पास पहुंचाने की जरूर से जरूर कोशिश करूंगा, ताकि मैं इस ज्ञान को फैला सकूं। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ज्ञान को बांटना चाहिए और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ज्ञान को बांटेंगे और टेक्निकल क्वेश्चंस जो हम अपने पेज पे पूछते हैं उसके बारे में हम बताएंगे कि राइट आंसर क्या है। दोस्तों, इसमें हम ये भी बताएंगे कि किसने किसने सही आंसर जो कमेंट करके बताए हैं उनका नाम भी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। और दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में यह सवाल उठता रहता है, कुरता रहता है कि हमने जो सवाल का जवाब दिया, यानी कि जो विकल्प चूज किया वो सही है कि नहीं है। तो दोस्तों, आज हम हाजिर हैं आपको बताने के लिए कि जो भी क्वेश्चन हमने पूछा उसमें आपने जो वोट किया वो सही है कि नहीं है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्या पता आपने जवाब दिया हो और आपका नाम आ जाए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो लगभग 1 महीने पहले हमने पूछा था, इसमें पूछा था व्हाट इज फर्स्ट एंगल व्यू पोजीशन ट्रिक फॉर्मूला। आप इसका आंसर जो है अगले वीडियो में हमारी देख सकते हैं। अभी तक हमने इसका वीडियो बनाया नहीं था, तो इस पे बहुत कम वोट आए, आपके 24 वोट आए, जिसमें से आपका पहला ऑप्शन टैप्स है, TAPS, जिसका 38% वोट प्रतिशत रहा, लेकिन ये गलत आंसर है। आपका FAPS 21% रहा, इसका यह भी गलत है, और 0% तो ले ही नहीं सकते दोस्तों, ये तो गलत होगा ही होगा, लेकिन 0% है। और आपका FAPO जो है इसको 42%, यानी सर्वाधिक वोट मिले, सर्वाधिक लोगों ने कहा कि ये सही है, तो उनका सोचना बिल्कुल सही था। FAPO ही होता है आपका फर्स्ट एंगल व्यू पोजीशन का ट्रिक फार्मूला, यानी कि याद करने का फार्मूला। अब ये कैसे निकलता है, आइए अब देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, व्यू पोजीशन कैसा है, फापो, FAPO या FAPO, फैपो कह लीजिए, फापो कह लीजिए, जो चाहिए, जो इच्छा है आपको वैसे कह लीजिए। याद करने के लिए रट्टा मारने का एक ट्रिक फार्मूला है, फापो फैपो जो भी हो। ये कहां से बनाया है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, FAPO ऑपोजिट। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये फैपो होता कैसे है। अब देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू के ऊपर यानी कि अप साइड, यानी कि टॉप साइड में क्या बन रहा है, बॉटम, यानी क्या बन रहा है, ऑपोजिट व्यू। ऑपोजिट व्यू टॉप में बन रहा है बॉटम, बॉटम में बन रहा है टॉप, राइट साइड में बन रहा है लेफ्ट साइड व्यू, और लेफ्ट साइड में बन रहा है राइट साइड व्यू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस इमेज के माध्यम से। तो इसीलिए इसको बनाया गया है ट्रिक फार्मूला फापो। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपका अपोजिट साइड व्यू बनता है। तो दोस्तों, यदि यह समझ में आ गया हो फापो का मतलब, तो कृपया लाइक का बटन ठोक दीजिए और आइए हम आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECEA। तो इस पे 92% लोगों ने एंड कटिंग एज एंगल के साथ गए हैं और 8% लोग एवरी कटिंग एज एंगल के साथ गए हैं। जो 92% यहाँ पे जो जनसंख्या है वो सही है। अब ये होता क्या है दोस्तों, ये अक्सर ड्रिल में होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो कटिंग एज एंगल है और जो बैक रैक एंगल है, इसके बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं, लिप एंगल कहते हैं। तो लिप एंगल को परिभाषित करने के लिए ECA एंड कटिंग एज एंगल का यूज किया जाता है, और मिस्टर कन्हैया कुमार ने इकलौता
कमेंट करके सही जवाब दिया था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स आर इन कैटेगरी ऑफ मल्टी डेलाइट मोड, जिसमें से ब्लो मोल्डिंग को 6% लोगों ने बोला कि ये सही है लेकिन ये गलत है। टू प्लेट मोल्ड को 16% लोगों ने बोला कि ये सही है, ये भी गलत है। कंप्रेसर मोल्ड को 4% लोगों ने कहा सही है लेकिन ये भी गलत है। और राइट आंसर जो है अधिकतर जवाब देने वाले लोगों ने जो दिया स्टैक मोड वो सही है। अब मल्टी डेलाइट मोड होता क्या है? मल्टी डेलाइट मोड वह मोड होता है जो 2 या 2 से अधिक जगहों से खुलता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टैक मोड का इमेज है और यह 4 जगहों से ओपन है, यानी कि यह मल्टी डेलाइट मोड है। और राइट आंसर देने वाले हैं 2 लोग हैं यहाँ पे आपका कमेंट करके, जो है मिस्टर प्रदीप यादव और मिस्टर मनी शिवा सैनी। मुबारक हो, आपका सही उत्तर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन था हमारा, इंजेक्शन स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग में निम्नलिखित में से क्या हो सकता है, यानी कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से क्या हो सकता है? जैसे कि इंजेक्शन मोल्ड, ब्लो मोल्ड, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं इंजेक्शन मोल्ड को 5% लोगों ने वोट दिया जो कि गलत है। ब्लो मोल्ड को 26% लोगों ने वोट दिया जो कि गलत है। और इनमें से कोई नहीं 5% लोगों ने बोला ये भी गलत है। सही है आपका क्या? दोनों 63% लोग सही उत्तर के साथ रहे। दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे कि आप इस इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इंजेक्शन और ब्लो मोल्डिंग दोनों होता है इंजेक्शन स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग में, जिसमें पहले स्टेज में आपका प्रीफॉर्म इंजेक्शन होता है, दूसरे में टेम्परेचर कंट्रोल होता है और तीसरे में आपको उसको एक्सट्रूड करके या एक्सट्रैक्ट करके फुला दिया जाता है, ब्लो कर दिया जाता है और चौथे स्टेज में प्रोडक्ट निकल कर बाहर आ जाता है। इंजेक्शन स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको यहां ऊपर मिल जाएगा आई बटन में, वहां पे जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप इस लिंक को पा सकते हैं और देख सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन था हमारा कि इजेक्शन टेम्परेचर क्या होता है, और इस पर सबसे ज्यादा लोगों ने प्रोडक्ट भरने के बाद का टेम्परेचर जो है इस पर लोगों ने वोट किया 60%। क्यूरिंग के बाद लोगों ने वोट किया आपका 6%। प्रोडक्ट इजेक्ट होने के बाद का टेम्परेचर 28% लोगों इसके साथ गए। और इनमें से जो कोई नहीं है, उनमें से कोई नहीं है, 5% लोग इसके साथ गए। और राइट आंसर जो है आपका ज्यादा वाला नहीं है। इस बार ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन में गच्चा खा गए और यह गलत आंसर कर गए। क्यूरिंग के बाद का टेम्परेचर भी नहीं है, क्योंकि क्यूरिंग के बाद आपका प्रोडक्ट लगभग ठंडा हो जाता है। इनमें से कोई नहीं भी गलत है, क्योंकि राइट आंसर इन्हीं में छुपा हुआ है। और वो क्या है दोस्तों, जैसा कि आप जान सकते हैं, प्रोडक्ट इजेक्ट होने के बाद का टेम्परेचर, जो कि 28% लोगों ने सही जवाब दिया। मुबारक हो आप लोगों को। दोस्तों इसमें 180% वोट पड़े, लेकिन 60% तो गलत है। अब इजेक्शन टेम्परेचर होता क्या है, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। इजेक्शन टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या होता है? द इमीडिएट टेम्परेचर ऑफ पार्ट और प्रोडक्ट आफ्टर इजेक्शन फ्रॉम द मोल्ड टर्म्स एज इजेक्शन टेम्परेचर, यानी कि मोल्ड से तुरंत बाद निकले हुए प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर लिया जाता है, जो टेम्परेचर होता है, उसे इजेक्शन टेम्परेचर कहा जाता है। दोस्तों यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके श्रिंकेज के, प्रोडक्ट के श्रिंकेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि इजेक्शन टेम्परेचर अगर हम ज़्यादा निकाल रहे हैं तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट श्रिंक करेगा, और यदि कम निकाल रहे हैं तो कम श्रिंक करेगा। दोस्तों जिस प्रोडक्ट में डायमेंशन की प्रॉपर्टी होती है वह इजेक्शन टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा निर्भर करने वाले प्रोडक्ट होते हैं। यदि डायमेंशनल फिटमेंट होता है, यदि हम पहले उसको ज़्यादा गर्म निकालेंगे, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर पर इजेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, वह प्रोडक्ट श्रिंक हो जाएगा और उसका फिटमेंट जो है टाइट या लूज हो सकता है। टाइट ज्यादा होगा क्योंकि श्रिंक ज्यादा कर जाएगा, लूज होने के चांसेस कम होते हैं। यदि ओडी फिटमेंट है तो लूज हो जाएगा, आउटर मतलब आउटर फिटमेंट है तो आपका लूज हो सकता है, और यदि इनर फिटमेंट है तो वो टाइट हो सकता है क्योंकि वो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक हो जाएगा तो क्या होगा, आउटर फिटमेंट होगा तो लूज हो जाएगा क्योंकि घट जाएगा उसका डायमेंशन, और अगर इनर फिटमेंट है तो वह टाइट हो जाएगा। क्यों टाइट होगा, क्योंकि वो श्रिंक करके और उसका इनर छोटा हो जाएगा। दोस्तों टेम्परेचर के ऊपर हमने एक
पूरा फुल वीडियो बना रखा है, जैसे कि इंजेक्शन मोल्डिंग में कितने प्रकार के टेम्परेचर होते हैं, सारे प्रकार के टेम्परेचर के बारे में बता रखा है। उसका वीडियो लिंक आपका नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां भी आप जाके उसको देख सकते हैं। दोस्तों अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इजेक्शन टेम्परेचर को मोल टेम्परेचर की सहायता से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन मैंने पूछा था ईपीडीएम मटेरियल का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों 15% लोग गए आपके एथिलीन पॉलीप्रोपिलीन डाइन मोनोमर के साथ, 75% लोग गए आपके एथिलीन पॉलीप्रोपिलीन डाइन मोनोमर के साथ, और 5% गए एथिलीन प्रोपिलीन डाइडेक्सीन मोनोमर और पॉलीडाइन मोनोमर के साथ। जबकि सही उत्तर आपका 75% लोगों ने दिया, जो कि है एथिलीन पॉलीप्रोपिलीन डाइइन मोनोमर। इसका प्रयोग इंडस्ट्रियल रबर बूस या सील्स बनाने में किया जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। और राइट आंसर इसका 3 लोगों ने दिया कमेंट करके, मिस्टर विनय कुमार, मिस्टर अंगद यादव और भूप झांगरा ने। मुबारक हो दोस्तों, आप लोग सही हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है इंजेक्शन मोल्डिंग में सन गियर का प्रयोग क्या होता है। और ऑप्शन जो था आपका क्लैंपिंग टनेज कम ज्यादा करने के लिए, जिसपे 15% लोगों ने बताया कि सही है। इंजेक्शन प्रेशर कम ज्यादा करने के लिए, जो कि 15% लोगों ने बताया कि सही है। डे लाइट कम ज्यादा करने के लिए, जो कि 69% लोगों ने बताया कि आपका सही है। और यूनिट पोजीशन को चेंज करने के लिए 1% लोगों ने। तो दोस्तों जो 15% हैं वो भी गलत हैं, जो आपका इंजेक्शन प्रेशर कम ज्यादा करने के लिए बोल रहे हैं वो भी गलत है, और 1% ये तो हो ही नहीं सकता, फिर भी 1% लोगों ने दिया है, ये भी गलत है। और सही है डे लाइट को कम ज्यादा करने के लिए। दोस्तों इंटरव्यूअर बहुत ही चालाकी से यहां पर लोगों को घुमाने की कोशिश करता है कि आपका ये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सन गियर का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, हम इससे क्या करते हैं, इससे हम मोल्ड मशीन में प्लेटिन को आगे पीछे करते हैं, यानी कि डे लाइट को बढ़ाते हैं। लेकिन क्या कहता है इंटरव्यूअर कि जब हम इसको डे लाइट को बढ़ाते हैं, क्या सेट करते हैं, क्लैंपिंग टनेज। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जब तक डे लाइट एडजस्ट नहीं हो पाती तब तक हम क्लैंपिंग टनेज सेट कर ही नहीं सकते। तो राइट आंसर है डे लाइट कम ज्यादा करने के लिए सन गियर का प्रयोग होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका इंजेक्शन कैपेसिटी क्या होता है। और इसके ऑप्शंस हैं, 105 लोगों ने वोट किया इसमें। आपका ऑप्शन है 1 घंटे में अधिकतम शॉट वॉल्यूम, जिस पर 4% लोगों ने कहा कि सही है। 1 मिनट में अधिकतम शॉट वॉल्यूम, जिस पे 5% लोगों ने कहा कि सही है। और 1 साइकिल में अधिकतम शॉट वॉल्यूम, जिस पर कि 88% लोगों ने कहा कि सही है। और इनमें से कोई नहीं बताने वाले 4% लोग रहे। और सही आंसर जो है आपका वो 88% वाले लोग हैं, जिन्होंने कहा कि 1 साइकिल में अधिकतम शॉट वॉल्यूम। अब ये होता क्या है, अब आइए इसके डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। आपका इंजेक्शन कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑब्लिक वेट या वेट मटेरियल इंजेक्टेड बाय द स्क्रू ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ ऑपरेशन। यानी कि इंजेक्शन मोल्डिंग में 1 साइकिल में अधिकतम मैक्सिमम शॉट या वॉल्यूम को इंजेक्ट किया जाता है, वही वॉल्यूम जो होता है आपका इंजेक्शन कैपेसिटी होता है। तो यहां पे 88% लोग सही ठहरे। इसको इंजेक्शन कैपेसिटी भी कहा जाता है और आपका शॉट कैपेसिटी भी कहा जाता है। दोस्तों एक ही बंदे ने इसमें कमेंट करके सही उत्तर दिया था, वो है मिस्टर शुभम। कांग्रेचुलेशन मिस्टर शुभम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है। पीसी यानी कि पॉलीकार्बोनेट 5% लोगों ने कहा कि यह थर्मोप्लास्टिक नहीं है। पॉली ऑक्सी मैथिलीन 1% लोगों ने कहा कि ये आपका पॉम जिसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक नहीं है। और पीवीसी 2% लोगों ने कहा कि थर्मोप्लास्टिक लोग नहीं है। और 91% लोगों ने कहा कि बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा बताने वाले 90% 1 लोग सही हैं। दोस्तों हमने एक थर्मोप्लास्टिक क्या होता है और
थर्मोसेट प्लास्टिक क्या होता है इसके ऊपर बहुत अच्छा सा वीडियो बना रखा है और उसका बीबी फार्मूला भी दे रखा है। बीबी फार्मूला जानने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट प्लास्टिक में अंतर क्या होता है और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे याद रखा जा सकता है, कैसे इंटरव्यूअर को बताया जा सकता है। दोस्तों इसका राइट आंसर देने वाले रहे सुनील राठौर और अंगद यादव, जो कि हमारे चैनल पे अक्सर एक्टिव रहते हैं। धन्यवाद अंगद जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन स्क्रू का आविष्कार किसने किया। आपका ऑप्शंस था ए में आपका अनोक फरेंगरे, जेम्स वाटसन हेनरी, बी जिसका 26% लोगों ने वोट दिया, जॉन वेस्ले हयात जिसको 68% लोगों ने वोट दिया, और विलियम कोपित्के जिसको 3% लोगों ने वोट किया 114 में से। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है आपका वो है, आपका ज़्यादा लोगों ने वोट देने वाले जो हैं आपका जॉन वेस्ले हयात। ये है मिस्टर जॉन वेस्ले हयात, जिन्होंने आपका इंजेक्शन मोल्डिंग का सिद्धांत दिया था। दोस्तों यदि आप इंजेक्शन मोल्डिंग का सिद्धांत जानना चाहते हैं तो इसका भी एक हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इधर आई बटन में दोनों तरफ आपको मिल जाएगा, जहां पे आप जाकर अनोक जॉन वेस्ले हयात के बारे में जान सकते हैं और इन्होंने क्या इंजेक्शन मोल्डिंग का सिद्धांत दिया था उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो दोस्तों हमने कोशिश किया कि आपको पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आंसर को डिटेल में बताने की कोशिश करूं, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और आपको पता चल सके कि आपने जो आंसर दिया हुआ है हमारे पेज पे वह सही है या गलत है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आपको अच्छा नहीं लगा, डिसलाइक करना चाहते हैं तो दोस्तों डेफिनेटली डिसलाइक कीजिए, आपका स्वागत है, परंतु नीचे मेंशन जरूर कीजिएगा कि आखिर आपको अच्छा क्या नहीं लगा, जिससे हम आगे भविष्य में आने वाली वीडियोस को हम सुधार कर सकें। हम आपके डिसलाइक को पॉजिटिवली लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।